I hope all of you are doing well. As we know that our society is composed of five main important social systems, parts or social institutions that are integrated with each other, and if they are functioning they are creating stability in the society, and if each of these institutions dysfunctions, your whole society is going to be affected. पांच जो आपके मेन इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के, फैमिली, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, रिलीजन और एजुकेशन, इन पांचों में से जो मेन फंडामेंटल और इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है वो आपकी फैमिली है. फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल. वाई? बिकॉज इट परफॉर्म्स मैनी वाइटल रोल्स फॉर सोसाइटी. It is responsible for reproduction of individuals. It socializes individuals and makes them conformist and healthier member of society and many more functions. इसी तरह से अगर यहाँ पे सोशल चेंज की बात की जाए, सो वी कम टू नो दैट सोसाइटी के अंदर अगर कोई भी चेंज आता है तो उसके पीछे डिफरेंट रीजंस होते हैं. अगर इस बात को फैमिली पे अप्लाई किया जाए तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से सोसाइटीज़ ओवरऑल विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रही हैं, वैसे ही फैमिली पैटर्न्स में चेंज आता रहा है. पहले की फैमिलीज़ किस तरह की होती थी और उसके पीछे क्या रीजंस थे, और आज की फैमिलीज़ श्रिंक होकर कैसी हो चुकी हैं और उसके सामने क्या रीजंस हैं, ये सारे वो चेंजिंग फैमिली पैटर्न्स हैं दैट आर वेरी important to be understood so that you can understand your family institution and family related problems as a whole. फैमिली क्योंकि इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेट पार्ट है, इसी वजह से फैमिली को अंडरस्टैंड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इसमें ये कम टू नो अबाउट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी दैट हैड बीन चेंज्ड ओवर टाइम. साथ ही साथ आप डिफरेंट फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि तीन जो मेन आपके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उन्होंने किस तरह से रोल प्ले किया है to explain the family problems and family related issues in the society. So before starting the video, I am going to add some questions here, and I would ask you people to think about that questions, and you'll be able to answer these questions after completing this video. मेरे सवाल ये है, first of all, why do some people think that family as an institution is declining? मीन्स पहले कुछ और पैटर्न था, आज अगर आप देखें सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ और डिवोर्स सेपरेशन की वजह से आप फैमिली को डिफरेंट वे में देखते हैं. तो लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि फैमिली पैटर्न क्यों डिक्लाइन कर रहा है, क्या रीज़न्स हैं आपके अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ इसके क्या वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपकी सोसाइटी में आने वाले टाइम में. इसी के साथ साथ एक और सवाल, दैट हाउ इज़ द फैमिली इशू और हाउ डज फैमिली inequality perpetuates different inequality related social issues in the society. कहा जाता है कि फैमिली के अंदर कुछ रीजंस की वजह से इनइक्वालिटी होती है बेस्ड ऑन जेंडर, और वो आगे जाके सोसाइटी में मौजूद इनइक्वालिटी के साथ लिंक्ड होती है. सो आप इसके बारे में क्या समझते हैं, इसको भी जब आगे जाके पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे, सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. और मेरा थर्ड क्वेश्चन है दैट मीडिया में जो डिफरेंट कवरेज की जा रही होती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, इन द फॉर्म ऑफ टॉक शोज़, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट शोज़, डिफरेंट स्टोरीज़ जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया जाता है, कहीं पे चीटिंग बिटवीन कपल्स दिखाई जाती है, कहीं पे अब्यूज़ डोमेस्टिक दिखाया जाता है. तो ये सारी जो चीज़ें दिखाई जाती हैं आपके मीडिया पे, क्या इसके ज़रिए आप अपने सोसाइटी में मौजूद फैमिली प्रॉब्लम्स के कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पाते हैं, या वो जस्ट मीडिया की हद तक है? सो ये तीन सवाल हैं जिनके बारे में आपने सोचना है, और इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद यू नीड टू आंसर, you'll be able to and you'll at least try to answer these questions. So let's take a start. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सिंगल फैमिली की बात की जाए, सिंगल पेरेंट फैमिली की, तो लोगों के माइंड में आता है डैट इसका मतलब है कि एक विमेन है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पाल रही है. सिर्फ विमेन नहीं है, बल्कि कहीं पे सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ में मेल्स होते हैं, फादर्स होते हैं, जो कि अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब चाहे सिंगल पेरेंट फैमिली में मदर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आए या फादर पे आए, बात समझने की ये है दैट इट क्रिएट्स मैनी इश्यूज़,
क्योंकि जब एक ही इंडिविजुअल दो लोगों के रोल्स प्ले कर रहा होगा तो आप सोचें कि वो किस तरह से बच्चों की अपब्रिंगिंग करता है, वो कैसे बच्चों की सोशलाइजेशन में रोल प्ले करता है। और फिर दूसरी चीज़, अगर आप इसे सोशियोलॉजिकली सोचें, सो यू कम टू नो दैट दीज इश्यूज आर नॉट just problems for the individuals who are involved in the problems, but these are the issues that are actually linked to the society as a whole। क्योंकि हम जानते हैं कि फैमिली इंटीग्रल पार्ट है, तो अगर उसमें इशू आएगा तो इट वुड लीड्स टू डिफरेंट सोसाइटल प्रॉब्लम्स। सो फैमिली को डिफ़ाइन करते हैं। फैमिली को डिफ़ाइन करना एक इट्स नॉट एन ईजी जॉब। वाई? बिकॉज इसके बारे में डिफरेंट एनालिस्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। वो एनालिस्ट जो कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को फोकस करते हैं, वो ये कहते हैं दैट द डेफिनेशन मस्ट एम्फेसाइज द स्टेबिलिटी। और जो एनालिस्ट डिफरेंट हैं, जो कि फंक्शनलिस्ट के अलावा है, वो ये कहते हैं दैट द डेफिनेशन मस्ट इन्वॉल्व डिवर्सिटी एंड सोशल चेंज। क्योंकि जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे ओवरऑल फैमिली के पैटर्न्स में भी चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डेफिनेशन है। तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो डिफ़ाइन किया जाता है दैट फैमिली इज़ एन इंस्टीट्यूशन एंड विच देयर इज़ चाइल्ड बियरिंग एंड देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन two generations, that means parents and children, and they are linked through two generations। यहाँ पे अगर देखें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो फैमिली का मतलब है चाइल्ड बेयरिंग, बच्चे होना। बट आज के दौर में इस ट्रेडिशनल डेफिनेशन को मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया जाता है टू इनकॉर्पोरेट वे, और कहा जाता है फैमिली जस्ट डस नॉट मीन्स जस्ट हैविंग चिल्ड्रन, बट फैमिली का मतलब डबल जनरेशन्स भी हैं। फैमिली का मतलब एक ही जनरेशन में मौजूद, एक ही घर में मौजूद 3 जनरेशन्स भी हैं, मींस ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और उनके बच्चे। फैमिली का मतलब गेज एंड लेस्बियंस कोहैबिटिंग टुगेदर, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस सोसाइटी अमेरिका के अंदर जो गेज की मैरिज है वो लीगलाइज्ड हो गई थी, अब उनके बच्चे तो नहीं होंगे। फैमिली का मतलब एडॉप्शन भी है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे दो कपल्स किसी भी फॉर्म में एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इसको फैमिली कंसीडर किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग फैमिली की ओवरऑल डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज़ अ रिलेशनशिप इन विच पीपल लिव टुगेदर, दे फॉर्म एन इकोनॉमिक यूनिट एंड दे केयर फॉर द यंग्स। अब देखना ये है कि चेंजिंग पैटर्न्स या फिर चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली किस तरह से सोसाइटी में टेक प्लेस हुआ और इसके पीछे क्या रीजंस थे। जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी वहाँ पे ट्रेडिशनल फैमिलीज़ पाई जाती थी, और उस ट्रेडिशनल फैमिली की बेस किनशिप था, मींस आपके खूनी रिश्ते, आपके क्लोज रिलेशनशिप्स दैट आर बेस्ड ऑन मैरिज और एडॉप्शन, जो आपके बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं। उस टाइम पे प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में और इवन अभी भी जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चों का होने का मतलब है ज़्यादा अर्निंग हैंड्स और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्टेटस या कंडीशन। तो क्योंकि ऐसी सोसाइटीज़ में नीड होती है फॉर द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो जितने हाथ होंगे उतने ज़्यादा, इसका मतलब है अर्निंग हैंड्स होंगे, उतना फ़ायदा है। तो इसीलिए इन सोसाइटीज़ में एक्सटेंडेड फैमिलीज़ पाई जाती थी। एक्सटेंडेड फैमिली एक टाइप ऑफ फैमिली है जहाँ पे एक ही छत के नीचे एक ही फैमिली के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, डिफरेंट रिलेटिव्स भी होते हैं और पेरेंट्स भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, और वो सब मिलकर काम करते हैं ताकि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को और ज़्यादा फीजिबल बना सकें। आज के दौर में अगर आप बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो एक्सटेंडेड जो फैमिलीज़ हैं अब वो श्रिंक होकर न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ चुकी हैं। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है वो फैमिली जिसमें 2 जनरेशन्स रह रही हैं, मींस पेरेंट्स और उनके बच्चे। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जैसे और डिफरेंट तरह से सोसाइटी में चेंज आया, वैसे एक और चेंज भी आया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाला जो काम है ये इकोनॉमिक सेक्टर की तरफ चला गया। मीन्स नाउ इकोनॉमिक सेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए आपको ज़्यादा बच्चे पालने की या ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है जो इस फील्ड के अंदर काम कर सकें, क्योंकि अब इसका एक अलग से सेक्टर है। और जब नीड नहीं है तो फैमिली का साइज श्रिंक हो गया, और अब आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली है वो आइडियल कंसीडर की जाती है, जहाँ पे पहले के मुकाबले में आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि आप यू गो टूवर्ड्स फैमिली प्लानिंग। जो पढ़े लिखे अवेयर लोग हैं वो ये सोचते हैं टू हैव लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन सो दैट यू कैन अफोर्ड देयर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एक्सेट्रा। सो
इस तरह से फैमिली पैटर्न में चेंजेस आए। पहले टाइप ऑफ सोसाइटी कुछ और थी, उसके अकॉर्डिंग जो नीड थी उस टाइप की फैमिली मौजूद थी। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और उसमें जिस टाइप की फैमिली की नीड थी वैसी फैमिली है। फिर इसके अंदर जो चेंजिंग पैटर्न है, इसमें एक और चेंज ये आया है अब के दौर में, दैट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस फैमिली सिंगल पेरेंट भी हो चुकी हैं। और ये आप खुद बेहतर देख सकते हैं और अपने इर्द गिर्द देख के, एग्जाम्पल्स को देख के ज़रूर एग्जामिन और एनालाइज कीजिएगा कि जो सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ होती हैं, चाहे रीज़न किसी सिंगल पेरेंट की डेथ हो या डिवोर्स हो, एक ही बंदे पे जब सारा रोल शिफ्ट हो जाता है तो वो किस तरह से अपब्रिंगिंग करेगा और उनके बच्चे किस तरह से सोशलाइज्ड होंगे, ये एक और सोशल प्रॉब्लम है दैट इज़ लिंक टू फैमिली। फिर बात करते हैं सिंगलहुड की। आज के दौर में सिंगल रहना, सिंगल लोगों की तादाद में इंक्रीमेंट आने की क्या वजह है? देखिए, रीजंस डिफरेंट हैं दैट वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अगर आप जनरली बात करें तो सबसे पहले सिंगल लोग दे वांट टू एंजॉय द फ्रीडम, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो एक फैमिली के अंदर आ जाएंगे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, तो जाहिर है दे कैन नॉट एंजॉय देयर फ्रीडम इन अ वे दे वांट इट टू बी। सो सेल्फ सफिशिएंसी की डिज़ायर, freedom to change, freedom to enjoy your life, these all things are restricted to the singlehood, और इसीलिए लोग सिंगल रहते हैं। और फिर कुछ लोग ज़रूरत की बुनियाद पे या मजबूरी की बुनियाद पे या ना चाहते हुए सिंगल होते हैं। उसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं। सबसे बड़ी चीज़ इकोनॉमिक रीजंस, यानी एक तो वो है कि आप शादी नहीं कर रहे हैं, आप सिंगल हैं क्योंकि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। एक ये है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसे अगर बहुत माइक्रो लेवल में एग्जांपल दूं पाकिस्तानी सोसाइटी से, तो जब अगर अपनी बेटी के लिए कोई प्रपोज़ल देखा जाए तो ऑब्वियसली उसकी एजुकेशन, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस, उसका बैंक बैलेंस, उसका अपना घर हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये वो डायमेंशंस हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू दी इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सिंगलहुड इन दी सोसाइटीज़। फिर डुअल अर्नर की अगर बात की जाए तो ये भी एक तरह से बेनिफिशियल भी होता है बट प्रॉब्लम भी होता है। यानी अगर मियाँ बीवी दोनों अर्निंग कर रहे हैं, बेनिफिशियल इस तरह से है कि ज़ाहिर है लेबर फोर्स में अगर दोनों मौजूद हैं तो पैसा आएगा, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होंगे, दे कैन एंजॉय डिफरेंट लग्जरीज, दे कैन फुलफिल, दे कैन मीट देयर रिक्वायरमेंट, दे कैन बेयर देयर एक्सपेंडिचर्स। लेकिन इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि डबल शिफ्ट प्ले करना पड़ेगा फीमेल्स को। डबल शिफ्ट का मतलब है घर के काम भी और जॉब भी, और जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, बर्डनाइज हो जाती हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स। साथ ही साथ फिर ऐसी फैमिलीज़ के अंदर बच्चों को टाइम नहीं दिया जा रहा होता और जिसकी वजह से बच्चों की सोशलाइजेशन, वो क्रूशियल ईयर्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड लर्निंग जो कि फैमिली ने करने थे, वो फिर मीडिया कर रहा होता है, कभी पीयर्स कर रहे होते हैं, कभी बच्चों के हाथ में टैबलेट्स होते हैं। मीन्स डिफरेंट मीन्स एंड एजेंट्स के थ्रू बच्चों की लर्निंग हो रही होती है और इसके वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिसकी मिसालें हम हर आए दिन अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो इस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर आए दिन कभी न्यूज़ में देख रहे होते हैं, कभी आप अपने इर्द गिर्द लाइव एग्जाम्पल्स देख रहे होते हैं, कभी आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस होती हैं। और मैं सिर्फ आपसे रिसर्चेस कुछ शेयर करूँगी, कुछ राइटिंग्स पढ़ी मैंने इस पैंडमिक के दौरान, कोरोना वायरस पैंडमिक के दौरान, डैट इसमें क्योंकि एक फैमिलीज़ के पास मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं है, लोग घर पे बैठे हुए ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं और फिर वो फ्रस्ट्रेशन लोग अपनी बीवी बच्चों पे निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस और एब्यूज़ में और ज़्यादा नंबर में इजाफा होता जा रहा है। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है और इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद योर फैमिली। अब बात करते हैं, जितने भी हमने प्रॉब्लम्स वेरी ब्रीफली डिस्कस किए हैं, तीन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, तीन जो ये लेंस हैं सोशियोलॉजी के, ये इन्हें किस तरह से देखते हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो आप जानते हैं इट टॉक्स अबाउट फंक्शनिंग, मीन्स एक इंस्टीट्यूशन है वो फंक्शनिंग करेगा तो सोसाइटी में हार्मनी और स्टेबिलिटी होगी, और अगर वो डिसफंक्शनिंग करेगा तो इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी सोसाइटी पे आएगा। यहाँ पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन है। फैमिली आपके बच्चों को कन्फॉर्मिस्ट बनाती है, उनमें कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसफ़र करती है, उन्हें सोशल ऑर्डर सिखाती है, उन्हें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, उन्हें चैम्पियनशिप देती है, सोशलाइजेशन में रोल प्ले करती है, आपको आइडेंटिटी देती है, आपके सेक्सुअल कंडक्ट को कंट्रोल करती है। मींस बहुत से ऐसे सोसाइटीज़, मैं वेस्ट की बात अगर ना करूं, एशियन कंट्रीज़ की बात करूं, जहाँ पे आउटसाइड मैरिज जो सेक्स है, इट इज़ अ टैबू, इट इज़ नॉट अलाउड।
तो फिर ऐसी जगह पे आपकी जो मैरिज है ये आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फंक्शंस हैं फैमिली के। डिसफंक्शनिंग जहाँ पे होगी, जहाँ फैमिली इंस्टीट्यूशन में डिसफंक्शनिंग होगी, वहीं फिर सोसाइटी में डिसफंक्शनिंग स्टार्ट होगी। मिसाल के तौर पर रिसर्चर्स कहती हैं कि अगर एक फैमिली के अंदर कोई ड्रग एब्यूज़र है तो उनके अंदर उस फैमिली के बच्चों में डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे। फिर अगर उनके पेरेंट्स अगर ड्रग एब्यूज़ करते आ रहे हैं या ड्रग एडिक्टेड हैं तो बच्चों में ज़्यादा चांसेस होंगे डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से टू बी एडिक्टेड टू डिफरेंट ड्रग्स इन द फ्यूचर। फिर ऐसी फैमिलीज़ के बच्चे कॉम्पिटिटिव नहीं होते, कॉग्निटिव थिंकिंग नहीं होती, ज़्यादा सोशल नहीं होते। ऐसी फैमिलीज़ के बच्चे आगे जाके अपनी फैमिलीज़ को अच्छे से रन नहीं कर पाते, क्योंकि जो उन्होंने जो चाइल्डहुड में अर्न की भी होती है फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन, वो आगे जाके उनके अपने रिलेशनशिप्स को भी स्पॉइल करती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। फिर आप और डिफरेंट एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात करें तो अगर लोग इस चीज़ को बेयर करते रहेंगे तो वो खुद मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे, और अगर वो सेपरेशन की तरफ जाएंगे तो अगैन एक फैमिली टूट जाएगी और प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह के डिफरेंट फंक्शंस और डिसफंक्शंस हैं। ज़रूर आप भी सोचिएगा इनके बारे में और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है फैमिली कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है या कौन कौन सी डिसफंक्शनिंग्स हैं। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की। कॉन्फ्लिक्ट और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव दोनों एक ही पॉइंट देते हैं रिलेटेड टू फैमिली। कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हैं एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो कहता है कि पावरफुल जो लोग हैं या एलीट क्लास है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग दी वर्किंग क्लास, दी पुअरर। और फेमिनिस्ट जो है वो विमेन की राइट्स के बारे में बात करता है कि उनको राइट्स, उनको स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। इन दोनों की अकॉर्डिंग फैमिली मेजर सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट है। Family reproduces inequality that exists in larger society. It reinforces patriarchy. कैसे? अगर आप फैमिली की बात करें तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव तो इस चीज़ को ऐसे देखेगा, वो कहेगा, टेलकोट पार्सन कहेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर है, मीन्स मियाँ बीवी हैं, उन दोनों के डिफरेंट रोल्स हैं और वो अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहेगा कि जो हस्बैंड्स होते हैं उनका रोल अथॉरिटेरियन होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो जो बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं, और डोमिनेट करेक्टर होते हैं, डोमिनेंट रोल्स प्ले करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो फीमेल्स होती हैं वो इंस्ट्रूमेंटल के बजाय एक्सप्रेसिव होती हैं। उनकी काम होता है घर को संभालना, बच्चों की सोशलाइजेशन करना, अपने फैमिली मेम्बर्स की इमोशनल नीड्स को पूरा करना। दे शुड बी डोसाइल, दे शुड बी केयरिंग। सो इन दिस वे जो फैमिलीज़ हैं दे आर एक्चुअली परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी इन दी सोसाइटी। फिर अगर आप बच्चों की बात करें, बचपन से हम बच्ची जो आपकी जो फीमेल चाइल्ड होती है उसे हम टोकते हैं। आप पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें, ऐसे मत बैठो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत हंसो, ऐसी आवाज़ में बात मत करो। ये चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं बच्चियों को, ठीक है। और जो मेल्स होते हैं ऑन दी अदर हैंड, अगर वो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है पढ़कर आएगा या जॉब से आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा होता है। तो ये फैमिलीज़ हैं जो कि इनइक्वालिटी की बेस बनती हैं अकॉर्डिंग टू दीज टू पर्सपेक्टिव। ये फैमिलीज़ हैं जो कि पैट्रियार्की और मेल डोमिनेंस को प्रमोट करती हैं, और फिर ये आगे जाके फैमिली में यही चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें फैमिली से बच्चे सीख कर जाएंगे फर्स्ट सोशलाइजिंग एजेंट से, वही चीज़ें वो आगे लेकर जाएंगे थ्रू आउट दी लाइफ कोर्स। फिर सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं ऑब्वियसली दे डू हैव डाइवर्स रोल्स, और वो अपने अपने रोल्स पर परफॉर्म करते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब आती है? जब एक फैमिली, अगर एक फॉर एग्जांपल सोसाइटी है और उसमें जब कोई शादीशुदा होने वाला होता है ना, किसी की एंगेजमेंट है, या फॉर एग्जांपल अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है डेट मैरिज के बाद लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप। लेकिन जब वो जो रिलेशनशिप है जब रियलिटी इख्तियार करता है, जब आप एक्चुअल में मैरिड होते हैं, तो स्टार्टिंग में तो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन उसके बाद आप डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो वो जो आपके माइंड में एक सिंबल बना हुआ था दैट मैरिज इज़ अ सिंबल ऑफ लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप, वो आगे जाके इमेज, वो जो सिंबल है, वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हर्ट होती हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। So this was all about the family, changing patterns of family, different problems related to family changing patterns as a social problem in the framework of different sociological perspectives. I hope it helped. Thank you.